हेलो स्टूडेंट्स, वन डे वन चैप्टर सीरीज के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं शरीर रचना विज्ञान का प्रथम अध्याय शरीर उपक्रम। इससे पहले अष्टांग हृदय व पदार्थ विज्ञान से चैप्टर वाइज सीरीज भी हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो आप अगर वो देखना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हमने अपलोड की हुई हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, जिसका आज पहला अध्याय है फर्स्ट डे के अंतर्गत। चलिए, शरीरोपक्रम यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शरीर प्लस उपक्रम। इसका मतलब होता है शरीर प्लस उपक्रम, यानी कि शरीर में जितना भी जो गतिविधि होती है या शरीर की जो भी रचना है, उपक्रम का मतलब होता है संपूर्ण जो मैकेनिज्म होती है, ठीक है। यानी कि शरीर में क्या क्या है वो सारी चीज़ें जानने का मतलब प्रथम अध्याय इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट टॉपिक है शरीर शब्द की व्युत्पत्ति। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति, तो क्या लिखा हुआ है? यह शरीर शब्द आश्रय अर्थार्थ स्थिति अर्थ की श्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है श्रेयंत, ठीक है। यानी कि जो आश्रय में जो श्रेय धातु है, ठीक है, आश्रय में जो ये बीच में श्र धातु है, ये एक्चुअल में श्री धातु होती है, ठीक है। धातु का मतलब जो मेन वर्ड होता है वो अपने पास धातु, मूल धातु, ठीक है। इसमें आगे प्रत्यय वगैरह भी जुड़े होते हैं, ठीक है, पीछे की साइड में। तो इस प्रकार पूरा शब्द बनता है, वो अपने पास संस्कृत का मैटर पड़ जाता है, इसलिए हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस इतना बताएंगे कि ये आश्रय अर्थात जो स्थिति अर्थ की श्री धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ है श्रेयंत, ठीक है। ये गर्भ उपनिषद के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी शरीर शब्द की व्युत्पत्ति की, राइट। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है, देखिए, मानव शरीर को चेतन अवस्था में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन प्रकार की अग्नि निरंतर गतिशील रहती है। चेतन अवस्था का मतलब होता है यानी कि गतिशील अवस्था में इसलिए रहता है मनुष्य क्योंकि यहाँ पर तीन प्रकार की अग्नि निरंतर गतिशील रहती है। और इसी प्रकार जैसे एक होता है मृत, ठीक है, एक मृत व्यक्ति, और एक होता है जीवित। जीवित को ही चेतन बोला जाता है। अब इसको चेतन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें तीन प्रकार की अग्नि निरंतर गतिशील रहती है। वो तीन प्रकार की अग्नि कौन कौन सी है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहला है ज्ञान अग्नि, ठीक है। ज्ञान अग्नि क्या कराती है? शरीर के सभी शुभ और अशुभ कर्म इसी अग्नि द्वारा होते हैं। यानी कि अगर शरीर को शुभ अशुभ की पहचान करनी है तो अपने अंदर अगर ज्ञान होगा तो अपने पास क्या होगा? उसी से अपने पास शुभ अशुभ कर्म की पहचान होगी, ठीक है, ज्ञान अग्नि। सेकंड है दर्शनाग्नि। यह दर्शन का कार्य करती है। आयुर्वेद में इसे ही आलोचक पित्त कहा जाता है। पित्त के प्रकार आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उनका डिस्कशन नहीं करते हैं। तो यह दर्शन का कार्य करती है, ठीक है। और तीसरे प्रकार की अग्नि होती है कोष्ठ अग्नि, ठीक है। कोष्ठ अग्नि का मतलब होता है, इसको जठराग्नि भी बोला जाता है। जठर मतलब यानी कि जो पाचक होता है, ठीक है, जो पचाता है भोजन को। तो शरीर के मुख द्वारा ग्रहण किए हुए सभी प्रकार के अन्न का जो पाक करती है, पाक यानी कि पाचन, ठीक है, जो पाचन का कार्य करती है उसको जठराग्नि या कोष्ठाग्नि कहते हैं। अब यहाँ पर जो शरीर की दो परिभाषाएं और दी हुई हैं। पहला है शीर्यते इति शरीरम। शीर्यते का मतलब होता है जिसका क्षरण होता रहता है। शीर्यते का मतलब समय के साथ नष्ट होना, यानी कि हमने पाचन किया, हमने खाना खाया, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ वृद्धावस्था आती है, तो धीरे धीरे जिसका क्षरण होता रहता है वही अपने पास क्या होता है? शरीर होता है। शीर्यते इति शरीरम। एंड सेकेंड है शीर्यते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम। यानी कि अपने पास क्या है? जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को क्या करता है? नष्ट करता है, उसी को क्या बोला गया है? शरीर, ठीक है। तो पहली परिभाषा शीर्यते इति शरीरम, जो क्या होता है? निरंतर क्षरण होता रहता है, जिसका पाक क्रिया के द्वारा यानी अपने भोजन करते हैं तो निरंतर वृद्धावस्था आती है, उसी को शरीर बोलते हैं। और निरंतर गतिशील अवस्था में होने के कारण जो अपने पास क्या होता है? नष्ट होता है, उसी को हम शरीर कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे शरीर के दो पर्यावाचक शब्द बताए गए हैं बुक में, ठीक है। तो शरीर के पर्यावाचक शब्द हमने दोनों अलग अलग डिफाइन किए हैं। देखिए, शरीर के पर्यावाचक शब्द, एक होता है देह, एक होता है काय, ठीक है। हम शरीर को देह या काय के नाम से भी संबोधित करते हैं। देह यानी कि दह धातु के, देह धातु में अगर घन प्रत्यय जुड़ने से बनता है ये, ठीक है। देह धातु में देह वर्ड है जो देह प्लस जो घन प्रत्यय है, ठीक है,
अगर ये जुड़ेगा तब क्या बनेगा, देह बनेगी। ठीक है, और इसका अर्थ होता है वृद्धि या विकास। ठीक है, देह का मतलब होता है वृद्धि या विकास, इस वर्ड का मतलब। काय, इसी प्रकार काय यह एक अग्निवाचक शब्द है। अग्निवाचक शब्द यानी कि इससे क्या होता है, अग्नि का बोध होता है, और अग्नि भी कौन सी, जठराग्नि। ठीक है, स्पेशली जठराग्नि। ठीक है, और यहाँ पर क्या आगे, उपापचय का ज्ञान इसी शब्द से परिलक्षित होता है, यानी कि अगर अग्निवाचक शब्द है तो उपापचय होगा। उपापचय में दो चीज़ें आती हैं, अपचय व उपचय, यानी कि कैटाबोलिज्म, ठीक है, और एनाबोलिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उपापचय को बोलेंगे दोनों को कंबाइंडली मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके बाद चरक अनुसार जो शरीर है वो क्या है। ठीक है, इसके बारे में एक श्लोक है, याद रखने हैं दोनों श्लोक। ठीक है, फर्स्ट श्लोक है जो आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या है श्लोक, तत्र शरीरम नाम चेतना दृष्टानुभूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। क्या है इसका मतलब, देखिए, तत्र शरीरम नाम, उस का नाम शरीर है, जहाँ पर तत्र शरीरम नाम, वह शरीर का नाम है जो कि क्या है, चेतना अधिष्ठान भूतम, यानी कि चेतना को धारण करके, यानी कि इसमें क्या आएगी, एक चेतना होगी। ठीक है, शरीर में क्या क्या होगा, चेतना होगी, प्लस पंच महाभूत विकार। जो पंच महाभूत विकार होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यहाँ पर ये पंच महाभूत ये इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। अच्छा, समुदायात्मकम संयोगवाही को हम अलग से समझेंगे। ठीक है, इस वर्ड को सबसे पहले इतना ही समझिए विकार तक कि तत्र शरीर नाम, उसका नाम शरीर है। अब हम इसको पहले इसको पढ़ेंगे देन इसको। ठीक है, जब चेतना और पंच महाभूत विकारों का योग होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये किसका निर्माण हो गया, शरीर का निर्माण हो गया। हमने कहा कि जो शरीर होता है नश्वर भी होता है, यानी कि मृत होता है और जीवित होता है। मृत शरीर भी पंच महाभूतों से बना होता है, जीवित भी पंच महाभूतों से बना होता है। अंतर किसका होता है, बस चेतना का। जब चेतना का अधिष्ठान का यानी कि उसमें प्रवेश कर जाए चेतना पंच महाभूत विकारों के साथ, तब अपने पास क्या बनता है, शरीर बनता है। अब आता है समुदायात्मकम संयोगवाही, यानी कि ये अपने पास क्या होता है, समयोगवाही होता है। ठीक है, ये सभी समुदायात्मकम यानी कि इसमें योग होता है किसका, जो मल होते हैं। ठीक है, और जो सप्त धातु होती हैं वो क्या होते हैं, इसमें समयोग होते हैं, यानी कि उनका जो मात्रा होती है, ठीक है, वो समान रहती है, और वो ही अपने पास क्या होता है, शरीर होता है। ये है चरक अनुसार शरीर की डेफिनेशन। नेक्स्ट है सुश्रुत अनुसार। वैसे तो ये गर्भ की परिभाषा है। ठीक है, तो आप इसको फोकस रखिएगा, ये गर्भ की परिभाषा गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या परिभाषा है, यह है शुक्र शोणितम गर्भाशय स्तमात्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, याद कर लीजिएगा। वैसे अभी श्लोक आगे पूरा है ये, लेकिन ये इस चैप्टर में नहीं है तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है, इतना ही लिया है। ठीक है, तो शुक्र शोणितम, शुक्र और शोणित, शुक्र होता है अपने पास सीमेन एंड शोणित ओवम को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो शुक्र और शोणित यानी कि स्पर्म एंड ओवम का गर्भाशय स्तमात्म प्रकृति विकार समूर्छितम, यानी कि गर्भाशय में क्या होता है, आत्मा के साथ इसका क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है, अच्छा, आत्मा का संयोग यानी कि शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में मिलते हैं तो इसी में क्या होता है, आत्मा का प्रवेश होता है, और इसको क्या कहते हैं, गर्भ बोला गया है। ठीक है, इस सूक्ष्म जो बनता है, ठीक है, उसको क्या बोलाता है, गर्भ बोला जाता है। यही अपने पास क्या है, गर्भ की परिभाषा है। आगे भी इसमें क्या क्या होता है, वायु क्या करती है, इसमें आकाश क्या करता है, फिर उसके हस्त पैर आदि इत्यादि बनते हैं, तो वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उनका पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ भी इसके लिए इतना ही ध्यान रखिए। अब देखिए, अब वर्ड आता है शारीर, शारीर स्थान की निरुक्ति। अच्छा, सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहला है शरीर शब्द और ये है शारीर। ठीक है, दोनों अलग अलग। जैसे हम कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद, हम कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद। अब इसमें हम बहुत से स्थान पढ़ते हैं, जैसे सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। इस प्रकार हम टोटल 8 स्थान पढ़ते हैं, उसी में से एक स्थान होता है शारीर। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, उसमें से एक क्या होता है, शारीर स्थान। ठीक है, तो शारीर स्थान की बात करते हैं। शारीर स्थान में हम क्या पढ़ेंगे, शारीर स्थान में हम जो ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि जो ह्यूमन की बॉडी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो हम शारीर स्थान में पढ़ते हैं। तो अपने पास देखिए नीचे क्या दिया हुआ है,
चरक अनुसार और अष्टांग हृदय अनुसार 2 श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला चरक वाला तो याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, शरीरम चिंत्यते चिंत्यते शरीरम चिंत्यते सर्वदेव मानुष संपदा सर्वभावे तस्त स्माक्ष शरीरम स्थानम उच्यते। देखिए क्या मतलब है इसका, शरीरम चिंत्यते, शरीर का चिंतन करते हैं, सर्वदेव मानुष संपदा यानी कि सभी जो देव संपदा होती है और मानुष संपदा होती है, ठीक है। मानुष संपदा यानी पुरुषार्थ, जो देव संपदा यानी कि जो देव होते हैं और जो मनुष्य होता है वो शरीर के बारे में ही चिंतन करते हैं या इसी को पाना चाहते हैं। सर्वभावे तस्त स्माक्ष शरीरम, इसका मतलब होता है कि सर्वभावे सभी संभव भावों द्वारा यानी कि सभी संभव उपायों द्वारा, है ना, ये इसी शरीर को मतलब क्या करते हैं, इसका चिंतन करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, शरीरम स्थानम उच्यते, इसी को शारीर स्थान बोला गया है, ठीक है। यानी कि जो देव संपदा मानुष संपदा होती है वो सभी भावों के द्वारा अपने पास सभी संभव उपायों के द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं, इसी शरीर का चिंतन करते हैं, इसी शरीर को पाना चाहते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, शरीरम स्थानम उच्यते, इसी को शारीर स्थान बोला जाता है। ये चरक अनुसार डेफिनेशन है। अब देखते हैं अष्टांग हृदय अनुसार क्या है। इत्यत्र जन्म मरणम यत सम्यग् उदाहृतम शरीरस्य ततः स्थानम शारीरम इद उच्यते, ठीक है। चलिए इसका मतलब देखते हैं। इत्यत्र का मतलब कि यहाँ पर जन्म मरणम यानी कि जन्म और मृत्यु का यत सम्यग् उदाहृतम यानी कि समुचित क्या है, इसका वर्णन है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि जो शारीर स्थान है उसमें जन्म और मृत्यु का क्या है, सम्यग् उदाहृतम यानी कि भली भांति वर्णन है, ठीक है, वर्णन किया गया है, ठीक है। शरीरस्य ततः स्थानम शरीरम इद उच्यते यानी कि इसी स्थान का नाम शरीर कहा गया है, इसी स्थान का नाम शारीर बोला गया है, शारीरम, ठीक है। तो इसी स्थान का नाम क्या बोला गया है, इसी को शारीर स्थान बोला गया है। जहाँ पर जन्म और मृत्यु का समुचित वर्णन किया गया हो उसी स्थान का नाम क्या होता है, शारीर स्थान उसको बोला गया है। तो ये है अष्टांग हृदय के अनुसार इसका डेफिनेशन। अब देखते हैं एक नीचे टॉपिक है कि जो शारीर ज्ञान का प्रयोजन क्या है, ठीक है। जो शारीर ज्ञान का प्रयोजन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसको समझाता हूँ। शारीर का जो ज्ञान करते हैं हम, ठीक है, जो शारीर स्थान हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ने का, उसको ज्ञान अर्जित करने का अपना क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, ठीक है, ये अपने का टॉपिक है। तो देखिए क्या लिखा है, इसको आप याद करें तो करिए, अदरवाइज आपका थ्योरी भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो शरीरम सर्वदा सर्वम सर्वथा वेद यो विषक, सर्वदा और सर्वथा अलग अलग होता है। शरीरम सर्वदा सर्वम सर्वथा वेद यो विषक आयुर्वेदम से कात्यसेन वेद लोक सुप्रदम। अब देखिए इसका मतलब, जो कि शरीरम सर्वथा जो सदैव, ठीक है, सर्वम सभी प्रकार से, सर्वथा यानी कि सभी प्रकार के पूर्ण रूप से, वेद यो विषक जो अपने पास वेद का जो ज्ञाता होता है, विषक का मतलब चिकित्सक, ठीक है, जो कि सदैव और परिपूर्ण यानी कि पूर्ण प्रकार से अपने पास क्या होता है, जो चिकित्सक वेद क्या मतलब यानी कि जो ज्ञान होता है, जो अपने पास जो शरीर ज्ञान है उसका, जिसके पास जिस चिकित्सक के पास सदैव और संपूर्ण ज्ञान है, वह आयुर्वेदम से कात्सेन वेद लोक सुप्रदम यानी कि वही उस ज्ञान से अपने पास लोक में यानी कि जो अपने पास मनुष्य जाति है उसमें अपने पास क्या होता है, मनुष्य को सुख देने वाला होता है, और वह आयुर्वेद शास्त्र को क्या होता है, पूर्ण रूप से जानता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने 2 छोटे टॉपिक बच गए हैं, ठीक है, ये एक स्मॉल टॉपिक है, इसके बाद एक 2 मिनट का और टॉपिक बचा है जो कि जैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उससे 5 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए शरीर की षडंगता का जैसा मतलब आप समझ रहे हैं, षडंग का मतलब 6 ही होता है, ठीक है। तो शरीर की षडंगता का मतलब क्या है, तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि शरीर को कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम शरीर का अध्ययन कर रहे हैं तो शरीर को सबसे पहले बांटना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम रचना शरीर का अध्ययन कर रहे हैं तो शरीर जो होता है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए चरक अनुसार क्या बोला गया है, तत्राय शरीरम श्यांग विभाग तथदा 2 बाहु 2 सकिदनी शिरोग्रीवम अंतरादि इति षडंगम, ठीक है। यानी कि इसका मैं सीधा सिंपल बता देता हूँ। 2 बाहु, ठीक है, 2 हाथ, ठीक है, बाहु का मतलब हाथ, ठीक है, 2 हाथ हो गए। 2 सकिदनी, सकिदी का मतलब होता है पैर, ठीक है, पैर हो जाएंगे तो ओके।
शिरोग्रीवम, शिर व ग्रीवा इसको अपने पास बोला गया है एक, ठीक है। शिरोग्रीवम को एक मान लिया। और अंतराधि, अंतराधि यानी कि अपने पास देखिए जब एक मनुष्य ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका पेट हो गया, हाथ पैर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अपने पास सिर और ग्रीवा अपने पास ये हो गए, ठीक है। ये अपने पास सिर और ग्रीवा एक हो गया, ठीक है। ये हाथ 2 और 3, 4 और 5, और ये अंतराधि यानी कि जो अपने पास जो पेट वाला रीजन है उसको अपने पास क्या कम्प्लीटली एक मान लिया गया है, ठीक है। तो अपने पास इस प्रकार टोटल क्या हो गया, 6 हो गए, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ऐसा ही है। रचना शारीरम, रचना शारीर की परिभाषा और क्रिया शारीर की परिभाषा है, ठीक है। नॉर्मल है, याद हो जाएगी आपको। रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम और क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, रचना और क्रिया की जो एक्सचेंज कर दीजिए बन जाएगी। रचना शारीर की परिभाषा रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम एंड क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्या हो जाएगी, क्रिया शारीरम। अब अपने पास सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये थोड़ा हटके है कि आधुनिक मतानुसार अध्ययन की दृष्टि से शरीर के विभाग। अब देखिए इसमें हम कैसे अपने को इसको समझना है। हमने शरीर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो जो शरीर के बारे में अगर अपने को अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, उसका स्वच्छेदन करेंगे या डाइसेक्शन करेंगे, या एक हम थ्योरेटिकली भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने बुक से पढ़ लिया थ्योरेटिकली और एक हमने उसका डाइसेक्शन करके देखा, तो ये अपने पास प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया, ये थ्योरेटिकल हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं, चलिए। पहला स्वच्छेदन बाय डाइसेक्शन, तो इसके अनुसार हम उसका क्या क्या कट करेंगे, तो देखिए हम शाखाएं कट करेंगे। उसकी शाखाओं का मतलब होता है हाथ पैर, ठीक है। वक्ष, उदर, ग्रीवा, सिर और अवयव का मतलब ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स का अलग अलग से कट करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर अपने को सैद्धांतिक अध्ययन करना है, थ्योरेटिकली डिस्कस करना है, तो अपने पास कौन कौन सी एनाटॉमी होती है इसके लिए, सिस्टमेटिक एनाटॉमी होते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब होता है जो सिस्टम होते हैं, जैसे अपने पास रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। अपने पास जो पाचन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो सिस्टम, जो अलग अलग सिस्टम है उनका अध्ययन करते हैं हम। जब पढ़ते हैं, जब बुक में पढ़ते हैं तो हम इसी प्रकार तो पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अलग अलग सिस्टमेटिक, ठीक है। रीजनल, प्रादेशिक पढ़ते हैं, जैसे अपने पास गले में पढ़ लिया, ठीक है, वक्ष में पढ़ लिया, ठीक है, अलग अलग। ये सरफेस हो गया, स्किन वगैरह, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी, औतकी, ठीक है, जहाँ पर हम जो ऊतक टिश्यूज वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में अपने पास एम्ब्रियो वगैरह से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। कॉम्पेरेटिव, ठीक है, इसका मतलब होता है दो ऑर्गन्स को हमने कंपेयर करके हमने अध्ययन किया है। हमने एक जो अगर किसी में विकृति है ऑर्गन में, तो हम इसको क्या दूसरे जो सही ऑर्गन है उससे हम उसका अध्ययन करेंगे कि क्या विकृति हुई है, ठीक है। तो ये कंपेरेटिव हो गया। एंड अप्लाइड एनाटॉमी, तो ये सारे कुछ थ्योरेटिकल हैं, इनके बारे में हम यहीं तक सीमित हैं, ठीक है। अब हम स्वच्छेदन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई अगर मर जाता है तो उसके बाद 1 मास में क्या होता है, अस्थियां व प्रत्येक अंग विकृत हो जाता है व नेत्रदान 30 मिनट में कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखिए जो अगर किसी का डेथ हो जाती है तो उसकी अगर अस्थियां होती हैं वो लॉन्ग समय तक वो क्या होती हैं, उसकी शेप साइज बनी रहती है और वो हाईएस्ट होती है 1 मास, यानी कि 1 मंथ तक उसकी अस्थियों को क्या होते हैं, विकृत होना स्टार्ट कर देती हैं। और अगर नेत्र होते हैं वो सबसे कम समय में विकृत होना स्टार्ट कर देते हैं, उसका 31 मिनट में वो विकृत हो जाते हैं। तो अगर आप उनको दान करना है तो 30 मिनट में उनको दान कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका नॉर्मल मीनिंग हो गया। अब देखते हैं, हमने वो स्वच्छेदन पढ़ा है, डाइसेक्शन पढ़ा है, तो उसमें 2 विधियां आती हैं। कौन सी हैं, जिसको हम एक मृत शोधन है। मृत शोधन में 2 चीज़ें आती हैं, शव संरक्षण व स्वच्छेदन। यानी कि हमको क्या करना है, उस शव को पहले तो संरक्षित करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हमको उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा और तभी हम उसका डाइसेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अगर एक शव है तो हमने अगर उसका संरक्षण नहीं किया तो हम उसको डाइसेक्शन के लिए कैसे यूज कर पाएंगे। तो हमको शव संरक्षण भी आना चाहिए, देन डाइसेक्शन भी आना चाहिए, स्वच्छेदन भी आना चाहिए। तो शव संरक्षण के जो प्राचीन प्रमाण हैं, सबसे पहले इस पॉइंट की बात कर रहे हैं शव संरक्षण की। जो इसके प्राचीन प्रमाण हैं वो अपने को प्राचीन मिस्र के पिरामिड से मिलते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड की बात हो गई। और इंडिया में भी इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं, जो रामायण महाभारत काल है उसकी बात करते हैं, वहाँ भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि रामायण काल में जो महाराजा दशरथ के मृत शरीर को भरत के आने तक महर्षि वशिष्ठ ने
तैल द्रोणी, तैल द्रोणी यानी कि जो वाटर जो अपने पास तैल से भरा हुआ एक पात्र होता है उसमें रखना, तैल द्रोणी में सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। तो तैल द्रोणी में वही अपने पास इसको प्रिजर्व किया था बस, ठीक है ना। तो वो उसके मेथड है और मिस्र के ब्राह्मण आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये है अपने पास लास्ट टॉपिक कि सवच्छेदन यानी कि डाइसेशन कर रहे हैं व इसके पूर्व सबको कैसे रखते हैं। तो ये आपको कंप्लीटली आना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या है, ठीक है, सभी अंग प्रत्यंग सहित, ठीक है, अंग प्रत्यंग, एक एक वर्ड का ध्यान रखिएगा, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। सभी अंग प्रत्यंग सहित जिसके सारे के सारे अंग प्रत्यंग सुरक्षित हों, सही हों। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका कोई अंग गायब है, ठीक है, उसी सब का हम यूज कर सकते हैं डाइसेशन के लिए। सारे अंग होने चाहिए, ऐसा पता चले हाथ नहीं है पैर नहीं है, ठीक है। सहित ऐसा सब जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन रोग या विषय ना हुई हो। मृत्यु दीर्घकालीन रोग या विषय ना होने का मतलब ये होता है अगर दीर्घकालीन रोग होगा तो उसके अंगों में विकृति आ जाएगी, विषय हुआ होगा तो भी अपने पास कुछ ना कुछ विकृतियां आ जाती हैं, ठीक है। तो मृत्यु उसकी अपने पास स्वतः होनी चाहिए, ऐसे दीर्घकालीन रोग या विषय ना हुई हो, ठीक है। जो अत्यंत वृद्ध ना हो, अत्यंत वृद्ध होंगे तो ऑब्वियसली अंगों में विकृता आएगी, ठीक है, उनकी क्षति होगी। वह जिसकी आंत व मल निकाल दिए गए हों, आंत व मल जिसके निकाल दिए गए हों, ऐसे सब का प्रयोग करना चाहिए डाइसेशन के लिए, ठीक है। और ऐसे सब को क्या करते हैं, प्राचीन समय में आयुर्वेद के अनुसार छाल या कुश होता है, ठीक है, यानी जो अपने पास घास टाइप होती है उससे उसको उसके जो ऑर्गन्स हैं यानी कि जो उसका पूरा सब बॉडी है उसको लपेट कर लोहे के पिंजरे में रखकर धीरे धीरे बहने वाली नदी में, यानी कि ये ध्यान रखना धीरे बहने वाली नदी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ज़्यादा तेज बहती है तो उसके जो स्किन वगैरह है गलने के बाद वो क्या हो जाए, सारी निकल जाए। तो धीरे बहने वाली नदी में एक स्थान पर बांध कर गलने के लिए रख दो। एक जो छायादार स्थान होता है वहाँ पर उसको बांध करके रख देना चाहिए, ठीक है, एक लोहे के पिंजरे में धीरे धीरे बहने वाली नदी में। तो ये आपको एकदम सिक्वेंस में याद होना चाहिए, ठीक है। और 1-2 सप्ताह के बाद उस गलित सब से मूंज आवरण को हटाकर जो अपने पास उसके ऊपर जो हमने छाल या कुछ लगाया था उसी की बात कर रहे हैं, तो इसको हमको हटाना चाहिए और खश, बाहस या छाल की कूचियों से धीरे धीरे घिसते हुए त्वचा की बाह्य और अभ्यंतर रचना एवं अंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान करें। और उसमें से क्या होता है, पूंछ व छाल होती है तो उससे अपने पास क्या होते हैं, धीरे धीरे उसको स्किन को क्या करें, स्किन को रब करें तो उसकी ऊपर की स्किन क्या हो जाएगी, हट जाएगी और हम उसके बाह्य और जो आंतरिक ऑर्गन्स हैं, रचना है, अंग हैं, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हम कर सकते हैं। तो ये है अपने पास डाइसेक्शन का तरीका और ये सारा कुछ हमने पढ़ा है अपने पास इस चैप्टर में, इतना ही था इस चैप्टर में। तो देखिए आपको कोई भी और इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये था अपने पास शरीर रचना विज्ञान का प्रथम अध्याय शरीरोपक्रम और जल्द ही हम सेकंड वीडियो भी लाने वाले हैं चैप्टर की और बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे अष्टांग हृदय हो गया है ना, पदार्थ विज्ञान हो गया, इनसे रिलेटेड वीडियोज भी अपने पास चैप्टर पे अपने जो चैनल है उस पर अपलोडेड हैं। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस से देखने के लिए।